Question hour is over. Question hour is over now, please. Now we move to discussion on the working of the Ministry of Education. Mani Shri Digvijay Singh to raise the discussion on the working of the Ministry of Education. Sure. Please, Mani Digvijay Singh, please. अब आपको बोलना है. No sir, I have not given floor. आपको बोले नहीं तो दूसरे को मैं बुलाऊंगा. I am not. No. Please, Mani Digvijay Singh. Otherwise, I will call other speakers. I will call other people. Please. No, not allowed. आप एक बार already आ चुके हैं वेल में. I am warning you. Please, Mr. Tiruchi Shiva, go back to your seats. Please. Mani Digvijay Singh, please continue. Mani Digvijay Singh ji, please continue. Otherwise, no, I am not going. Please. I'll call other speakers. I'll call. Please. How can I? आप बोले आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी. Do not come in the well. If you enter in the well, I will name you now. No, I request you to go back. Please, no. Mani Digvijay Singh. आप बोले. Mani Digvijay Singh. क्या बोलूं सर मैं क्या बोलूंगा सर? So I will call the other speaker now. ये आप सब लोगों ने तय किया. Sir, you have to bring the house in order. No. How can I speak? It's not my responsibility. Please. Sir, I want to speak. Please. Sir, I want to speak. House order. Sir, Tiwari ji. bring the house in order. Sir, I am prepared. आप members house order करिए. आप members house order नहीं. Sir, how can I, sir? आप बोले. आप बोले. आप बोले. प्लीज आप बोले. माननीय दिग्विजय जी प्लीज आप बोले. प्लीज. सर मेरे एलओपी मांग रहे सर. प्लीज एलओपी साहब को मैं सुबह मौका दे चुका हूं बोलने के लिए. प्लीज. नहीं ऑलरेडी सुबह में बोल चुके हैं माननीय एलओपी. 1 मिनट देंगे आप? सुबह में ऑलरेडी मैंने सबसे पहले आपको दिया था वक्त. साहब सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे. प्लीज सुनिए बोलने दीजिए विषय पे हम लोग साहब जी. क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ को अनुरोध कर रहा हूँ. माननीय दिग्विजय जी को बोलना है. नहीं मेरा बोलना है. हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे. लेकिन सर आप बहस आपस में करेंगे. आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं. आपसे लोग सीखेंगे. उनको ठोकेंगे. सरकार को ठोकेंगे. सरकार को ठोकेंगे. मैं आप सुनिए प्लीज सर. सर नो टेल. प्लीज गो बैक टू योर सीट्स. नो देखिए प्लीज. क्या है आज सर प्लीज माननीय एलओपी लीडर ऑफ हाउस प्लीज. सर आप साहब सर बहुत ही मैं देता हूँ. प्लीज लेट हिम गो. प्लीज सर मैं आपको देता हूँ मौका इसके बाद. प्लीज बोले आप. सर लीडर ऑफ हाउस बहुत ही दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो इतने तजुर्बेकार लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर एक्सपर्शन किया है, यह अति निंदनीय है. This is condemnable. This is to be condemned by one and all, including the LOP. He should condemn and he should apologize. जो शब्द का उपयोग किया है चेयर के प्रति, जो the word and the language used against the chair, it is unpardonable. वो अस्वीकार्य है और वो माफी योग्य नहीं है. फिर भी एलओपी को माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए
अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसको एक्सपंज करना चाहिए। ये प्लीज मिस्टर तिरचुसे, प्लीज मैं अलाउ करूंगा माननीय एलओपी कि आप अपनी अपनी सीटों पे जाएं। प्लीज जाएं अपनी सीटों पे। प्लीज टेक योर सीट्स। दिस इज नॉट योर सीट मिस्टर वाइको। प्लीज गो बैक टू योर सीट। नो, आई एम नॉट। गो बैक टू योर सीट। नो, प्लीज गो बैक टू योर सीट। माननीय एलओपी बोलना चाहते हैं। सर, मैं माफी चाहता हूं, मैं कभी आपके लिए नहीं बोला, मैं सरकार के पॉलिसी को हम ठोकेंगे ये कहा। माफ करना, अगर आपको मेरे बात से अगर ठोस लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं सरकार से नहीं। अरे सुनो, बार बार क्या पुकार दे। सर, मेरे को ये कहना है कि इस देश के एक भाग को और एक भाग के जनता को अगर आप उनके स्वाभिमान को ठेस लगाने की बात करेंगे और आप ये कहेंगे कि अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड और वो मानव नहीं है, अगर ऐसा कहते हैं तो आप मंत्री से इस्तीफा लो। देश को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और देश को डिवाइड कर रहे हैं। I am not allowing that. Please, nothing is going on. पार्टी के एमपी किया है कर्नाटक में। माननीय लीडर ऑफ हाउस, प्लीज। अच्छा है कि माननीय विपक्ष के नेता सम्माननीय खड़गे जी ने अपने वक्तव्य को उन्होंने चेयर से माफी मांगी है। ये उनका एक सांसद के रूप में और एक वरिष्ठ नेता के रूप में ये जेस्चर जो है ये सराहनीय है। लेकिन उन्होंने जो सरकार के बारे में भी जो शब्दावली बोली है वह भी निंदनीय है और वह भी कार्रवाई से एक्सपेंड होना चाहिए। We'll examine it. Thank you. माननीय दिग्विजय सिंह जी, आप बोला। माननीय दिग्विजय सिंह सर, माननीय सभापति महोदय जी, मैं आभारी हूं आपका जो आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। भारत 1947 में आज़ादी हमें मिली और तब साक्षरता कितनी थी और उच्च कोटि के शिक्षण संस्थाएं कितनी थी ये सर्वे देते हैं। लेकिन पिछले 78 वर्षों में जिस प्रकार से हमारे देश में साक्षरता बढ़ी है, शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ी है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिक तकनीक को महत्व दिया गया और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस स्थापित हुए। मेरे मत से नीति में एक्सेस यानी पहुंच और एक्सेलेंस यानी गुणवत्ता आवश्यक है। पहुंच ज्योग्राफिकली भी और फाइनेंशियली भी गरीबों के लिए, एक्सेलेंस अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें प्राप्त हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। अब पिछले 11 वर्षों में क्या हुआ उस पर हमें चर्चा करनी है। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उसको मैं कोट करना चाहता हूं। इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग इंगेज्ड, productive and contributing citizens for building an equitable, inclusive and plural society as envisaged in the Constitution. माननीय सभापति जी, क्या नई एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन में इस पॉलिसी स्टेटमेंट का पालन हो रहा है? उस पर हमें देखना पड़ेगा। कस्तूरी रंगन जी की रिपोर्ट जो थी वो ड्राफ्ट कुछ और था
और जो सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी घोषित की वो कुछ और थी। 1986 में जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, मैं लोकसभा का सदस्य था उस समय। उस पर लोकसभा में चर्चा हुई थी, सदन में चर्चा हुई थी, लेकिन 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कोई चर्चा सदन में नहीं हुई। अब बात यही है, क्या गरीबों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक्सेस है, पहुंच है, और एक्सेलेंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये विषय है। बात यही है कि क्या नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा महंगी होगी या नहीं होगी? क्या उच्च कोटि की शिक्षा के लिए उच्च कोटि के शिक्षकों का चयन होगा या नहीं होगा? क्या उच्च कोटि का प्रशिक्षण उनका होगा कि नहीं होगा? क्या उच्च कोटि की शिक्षा के लिए वाइस चांसलर्स व प्रोफेसर्स का चयन ठीक होगा कि नहीं होगा? इन सब बातों को लेकर हमें इस पर चर्चा करनी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो यूनिवर्सल एक्सेस का उद्देश्य बताया है, मैं उससे सहमत हूं, और इसीलिए आंगनवाड़ी यानी कि 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक बच्चों के लिए यूनिवर्सल एक्सेस की नई शिक्षा पॉलिसी में उसका समावेश किया। मैं उसके पक्षधर हूं। लेकिन क्या विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला बाल कल्याण व शिक्षा विभाग का जो कन्वर्जेंस होना चाहिए प्री प्राइमरी लिटरेसी में और बाद में, उस पर आज भी कंफ्यूजन है। 5 साल हो गए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। मैं कहना चाहता हूं कि बाल वाटिका में बच्चों को मिड डे मील पीएम पोषण से दिलाया जाता है जो एजुकेशन विभाग में है, और आंगनवाड़ी को सक्षम आंगनवाड़ी योजना से मिलता है। नेशनल गाइडलाइन ऑफ फंडिंग में असमानता है। शिक्षकों का प्रशिक्षण भी व्यवस्था अलग है। कहने का मेरा मतलब है कि अभी भी शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास ने जो समन्वय करना चाहिए था, होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। मेरा ये सुझाव है माननीय मंत्री जी, इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, और मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें एक मिशन मोड में इसको डालें, और उस मिशन मोड के अंदर इसलिए डालें क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे तो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और इस देश में 52% जो गर्भवती महिलाएं हैं वो एनेमिक हैं। 39% बच्चे आज कुपोषित हैं। इन सबको विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इस प्रकार से फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी की घोषणा की गई, हम उसके पक्षधर हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उन्होंने कहा था रीडिंग फ्लुएंसी को हम निरंतर रखेंगे, लेकिन उसको माननीय शिक्षा मंत्री जी आपने उसको छोड़ दिया। अब मैं आता हूं एक्सेस यानी कि पहुंच। इसमें नए एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव है, यानी कि क्लस्टर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक जगह उनको समझ को डाला जाएगा। इसके कारण कई स्कूल हमारे बंद हो रहे हैं। राइट टू एजुकेशन का जो प्रोविजन है, जो कि कानून है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा प्राथमिक शाला नहीं होना चाहिए, उसका उल्लंघन हो रहा है। हालांकि स्कूल एजुकेशन के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, जब हमने पूछा उनसे, लेकिन एक उत्तर में उन्होंने बताया कि इस देश में 2014 से लेकर 2024 के बीच में 90,000 शासकीय स्कूल इस देश में बंद कर दिए गए। अब जो स्कूल बंद किए गए हैं उन तो प्लीज सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग। चालू रखिए।
सर आई एम नॉट, लेट मी फिनिश। माननीय तिवारी जी हमारी समिति के सदस्य हैं, उसमें हम लोगों की इसमें चर्चा हुई है, उनकी सहमति थी उसके अंदर। मैं इसी के बाद कहना चाहता हूं कि जहां ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बड़ा है, हम स्वीकार करते हैं, जीईआर बड़ा है, वहीं ड्रॉप आउट रेट कम हुई है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन यदि जब जीईआर बड़ा है और ड्रॉप आउट रेट कम हुई है तो छात्रों की संख्या बढ़ी है। लेकिन छात्रों की संख्या जब बढ़ी है तो क्या शिक्षकों के पद बढ़े? क्या उसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बजट बढ़ा है? बजट नहीं बढ़ पाया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, यही नहीं है, मध्य प्रदेश का मैं आपसे कहना चाहता हूं, 30,000 स्कूल बंद किए गए और साथ में अब आप बताइए जो गरीबों के बच्चे शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो निराश होकर उन्हें निजी स्कूलों में जाना पड़ेगा। और ये अब बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 नए प्राइवेट स्कूल खुले हैं 2014 के बाद जो फीस लेंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक शंका थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी गरीबों के लिए महंगी होगी और साथ में शिक्षा के उच्च शिक्षा में भी कई कारण जो मैं बताऊंगा महंगा होगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आरटीई में 3 साल से 18 साल, इसमें एनईपी में 3 साल से 18 साल तक का संकेत किया गया है और ड्राफ्ट पॉलिसी में भी ऐसा है। इसलिए अनुरोध करूंगा कि राइट टू एजुकेशन पॉलिसी में भी जो बच्चों का जो 6 साल से 14 साल तक का प्रावधान है उसे बढ़ाकर 3 साल से 18 साल तक किया जाए। मेरा ये भी आपसे प्रार्थना है कि हमें जो बच्चे स्किल दूसरे उसमें 8वीं कक्षा के बाद हमें इसका थोड़ा सा सर्वेक्षण करना चाहिए, काउंसलिंग करने की आवश्यकता है कि जिस बच्चे में जो हुनर है उसकी तरफ उसे स्किल डेवलपमेंट की तरफ लाना चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट के लिए अभी जितने भी हमारे मिशन के कार्यक्रम हैं वो 18 साल के बच्चों के बाद है, इसलिए उसमें भी परिवर्तन करके उन्हें लगभग 14 साल के बाद ही स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति जी, मुझे इस बात की आपत्ति है और दुख भी है कि ये देश जो कि सांप्रदायिक सद्भाव का एक उदाहरण है, जहाँ अनेकता में एकता का एक उदाहरण है, वहाँ एनसीईआरटी की कुछ किताबों में सांप्रदायिकता का संकेत नजर आते हैं। यही नहीं है, इतिहास को भी नए ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास है। गलत तरीके से महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो हुआ उसको सिलेबस से निकाल दिया गया। इसी प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता के जो विषय पर उसको निकाल दिया गया। और यहाँ तक कि जो एनसीईआरटी किताबों में संविधान का प्रियम्बल की बाध्यता थी, वो तो धन्यवाद दूंगा मैं हमारे विपक्ष के नेताजी को जिन्होंने कि इस बात को बताया या उसकी वजह से आप मजबूरी में एनसीईआरटी ने स्वीकार किया है कि हम प्रियम्बल का समावेश हर एनसीईआरटी किताब में करेंगे। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस हमारे केंद्र सरकार के जो विद्यालय चलते हैं, नेहरू नवोदय जवाहरलाल नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, हर जगह इसकी प्रशंसा है, कम फीस है और उच्चतम शिक्षा ग्रहण करने की दी जाती है। लेकिन उसके अंदर अब नई बात आ गई है कि पीएमसी स्कूल नए आ गए हैं और इन पीएमसी स्कूल में उन्हें समावेश करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में माननीय सभापति महोदय 7,414 पद खाली हैं नवोदय विद्यालय में और 6,734 पद पर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स अपॉइंट हैं। इसी प्रकार केंद्रीय विद्यालय में और पहला मैंने विषय जो था केंद्रीय विद्यालय में थे, केंद्रीय विद्यालय में 7,414 पद खाली हैं और 6,734 पद कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। नवोदय विद्यालय में भी
4022 पद खाली हैं और उसमें 3233 पद कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 70,000 पद खाली हैं, 70,000। बात वही है, क्या कारण है, क्या नीति है माननीय मंत्री जी कि आप नियुक्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों उनके निष्पक्ष तौर पर नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि ये चाहते हैं कि उनकी विचारधारा से प्रभावित लोगों की नियुक्ति वो पिछले दरवाजे से कॉन्ट्रैक्ट रूप में करें, ये उसकी नीयत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रशिक्षण पर महत्व दिया गया एनईपी में, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को आप कोई ट्रेनिंग देंगे? और कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी तो कितने दिन की ट्रेनिंग आप देंगे और कब तक वो काम करेंगे? इसका कोई उल्लेख नहीं है। माननीय पीएमसी स्कूल का मैंने उल्लेख किया। पीएमसी स्कूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए थे और राज्य सरकारों के को दिए जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसमें नवोदय विद्यालय के 661 में से 621 उसमें शामिल कर लिए और केंद्रीय विद्यालय के 1256 में से 869 शामिल कर लिए। इसका क्या औचित्य था माननीय सभापति महोदय? नवोदय विद्यालयों की मांग बढ़ रही है। अभी ये नीति आपकी थी कि नवोदय विद्यालय जो हैं हर जिले में स्थापित किए जाएंगे। अब पूरे देश में ऐसे भी जिले हैं जहां एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है और ऐसे भी जिले हैं जहां 10 कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसलिए इसको जिले के आधार पर ना होकर जनसंख्या के आधार पर आप इसकी नीति बनाएं। अभी आज जो हालात हैं उसमें लगभग 21 लाख की जनसंख्या पर एक नवोदय विद्यालय है। मेरा ये सुझाव है उसे 21 लाख से घटाकर 15 लाख की जनसंख्या के आधार पर और ज्योग्राफिकली उसको देखकर नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाए, क्योंकि नवोदय विद्यालय की मांग है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय सभापति महोदय, जिन लोगों ने, जिन प्रांतों ने पीएम श्री के समझौते पर दस्तखत नहीं किए, ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है हमारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन जिन प्रांतों ने पीएम श्री के स्कूल चालू करने पर समझौता नहीं किया, उनका समग्र शिक्षा अभियान का पैसा रोक दिया गया। ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है और जिसमें कि बंगाल के 1000 करोड़ रोक दिए गए, केरल के 859 करोड़ रुपए रोक दिए गए और तमिलनाडु के 2152 करोड़ रुपए रोक दिए गए। ये क्या कारण है माननीय मंत्री जी? ये आप संविधान की कॉन्करेंट जो अधिकार है राज्यों का, उसका हनन कर रहे हैं। इसलिए आप उसको तत्काल उनके पैसा रिलीज करिए। अब मैं आता हूं हायर एजुकेशन पे। माननीय सभापति जी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी 5410 पद खाली हैं, वहां भी कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट है। अब आप बताइए, ये जाने माने तरीके से अपने लोगों को बैकडोर से एंट्री कराने का ये कुटिल योजना है, प्रयास है। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इससे हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को उनकी नियुक्तियों का हनन नहीं हो रहा है? क्या उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी को देना चाहिए। नियुक्तियां तत्काल करें ताकि एससी, एसटी, ओबीसी के जो हमारे छात्र लोग हैं उनको उसमें मौका मिले। आईआईटी फैकल्टी में माननीय सभापति महोदय, शेड्यूल्ड ट्राइब से उनके अधिकार जितना है उसका 1%, केवल 1% आदिवासी फैकल्टी में है और केवल 5% अनुसूचित जाति का है और केवल 10% ओबीसी का है। यानी कि हमारे कानून का भी उल्लंघन और संवैधानिक जो प्रावधान उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं वाइस चांसलर्स की नियुक्तियों के लिए दिसंबर 2024 तक 10 पूर्णकालिक वाइस चांसलर्स के पद रिक्त हैं। माननीय मंत्री जी, आपको नियुक्त करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, फिर ये 10 पद क्यों रिक्त कर रखे गए? डायरेक्टर एडवांस स्टडीज का पद अगस्त 2021 से रिक्त है। बीएचयू जो कि वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र का एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, ऐतिहासिक, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कायम किया था। वहाँ के
एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिफंक्ट है। इसलिए डिफंक्ट है क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी ने वहां के जो सदस्यों का मनोनयन करना वो नहीं हो पा रहा है। और उसमें क्या दिक्कत है? आपको मनोनयन करिए ताकि वहां पर वो काम हो सके। इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि वाइस चांसलर को इमरजेंसी पावर्स के अंतर्गत अधिकार दिए जाएं कि जो उनको करना करे, वो किसी के प्रति जवाबदार नहीं होंगे। माननीय सभापति महोदय, ये भी एक बात है कि हम लोग इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस, प्रोमिनेंस, उसमें भी हम लोग आज समझौता कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आज विश्व में और देश में सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेजेस के लिए प्राइम इंस्टीट्यूशन है। वहां पर भी कौन सा वाइस चांसलर नियुक्त होता है? जो आईआईटी का प्रोफेसर है टेक्निकल, उसको वहां अपॉइंट किया जाता है। क्या आपको ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस में कोई योग्य प्रोफेसर नहीं मिले जो कि वहां नियुक्त किए जा सके? यही नहीं है, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने, जबकि आईआईटी जेएनयू के बगल में है, वहां उन्होंने इंजीनियरिंग की फैकल्टी चालू कर दी, मैनेजमेंट की फैकल्टी चालू कर दी। अब आप समझिए कि जो देश में और विश्व में सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेजेस के लिए प्रतिष्ठित है, वहां आपने टेक्निकल और मैनेजमेंट स्टडीज चालू कर दी। अब मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं किस प्रकार से हायर एजुकेशन में और एजुकेशन मिनिस्ट्री में भ्रष्टाचार पनप रहा है। नाक NAAC का ब्राइबरी स्कैंडल सर्वविदित है। जो व्यक्ति उसमें, जिसको जेल हुई, जो जमानत पे है, उसकी नियुक्ति किसने की थी? उसकी नियुक्ति तत्कालीन वाइस चांसलर जेएनयू, जो अब आपने उनको प्रमोट कर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया, उनके द्वारा उनकी नियुक्ति की गई थी। और नियुक्ति हो जाने के बाद डायरेक्टर मैनेजमेंट स्टडीज की नियुक्ति की गई, और डायरेक्टर मैनेजमेंट स्टडीज की नियुक्ति वहां हो जाने के बाद जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन बने वहां के वाइस चांसलर, तो उन्होंने उन्हीं महाशय को नैक में अपॉइंटमेंट दे दिया, क्योंकि नैक के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन काउंसिल। यानी कि कुछ समझौता या समन्वय या जो भी पार्टनरशिप हो, वो उन दोनों में नजर आती है। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसी प्रकार मध्य प्रदेश के 3 मेरे पास केसेस ऐसे हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वाइस चांसलर सुनील कुमार ने 19 करोड़ 48 लाख गवर्नमेंट अकाउंट से अपने प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, पकड़े गए। उसी प्रकार से जीवाजी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर डॉक्टर अविनाश तिवारी, और वो उन्होंने एक फेक कॉलेज को डिग्री दे दी, फेक कॉलेज में डिग्री दे दी उन्होंने। जब वहाँ के गवर्नर को मालूम पड़ा तो उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया और उस पर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। इसी प्रकार वाइस चांसलर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल, जिसके चेयरमैन उपराष्ट्रपति जी हैं, वहां करप्शन और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का एम्बेजलमेंट में 2 करोड़ 65 लाख का भ्रष्टाचार करने का उन पर मुकदमा कायम हुआ, और मुकदमा कायम होने के बाद वो वहां से भागे, और उसके बाद उन्हें हरियाणा का, वहां पर उन्हें स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया। माननीय सभापति जी, आईआईटीज इस देश में स्थापित किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिनके कारण आज पूरे विश्व में नाम है भारत के इंजीनियर्स का। आईआईएम्स के माध्यम से हमारे नाम है हमारे भारत का, जिसको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, दीज आर दी टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। वहां पर एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हुई है जो कहते हैं कि आईआईटी डायरेक्टर मंडी, वो कहते हैं कि जो अब नड्डा जी, आप तो इसको समझ लीजिए कि वहां आईआईटी का डायरेक्टर मंडी का कहता है
क्या यहाँ पर जो भूमि स्खलन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ के लोग मीट खाते हैं? अब बताइए, मीट खाने वाला व्यक्ति जो है उसकी वजह से वहां पर हिमाचल प्रदेश में आपके राज्य प्रांत में इरोजन हो रहा है। अब आप समझ लीजिए, इसी के साथ साथ और भी बातें थी। एक NIT के प्रोफेसर दक्षिण भारत के, उन्होंने कह दिया कि नाथूराम गोडसे ये राष्ट्रभक्त थे। ये विचारधारा किस प्रकार से विचारधारा से प्रभावित होकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की जा रही है, हमें उस बात की आपत्ति है। मैं आपसे उदाहरण 2 का और देना चाहता हूं। इसी में NCERT में इस बार कल लगभग 20% कंसेशन पे टेक्स्ट बुक बांटी गई। कारण यह है कि वहां पर उन्होंने इस बात का ध्यान दिया कि निष्पक्षता से कागज की खरीद होना चाहिए। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इस भाव में कागज खरीदा गया। तो मैंने उनसे पूछा कि पिछले 5 सालों में क्या रेट से कागज खरीदा गया? आज तक उसका मुझे उत्तर नहीं मिला है, लेकिन मुझे इसकी जानकारी मिली है कि भारी भ्रष्टाचार खरीद में होता है। मैं इसी के साथ साथ 2 ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं। एक उदाहरण है एक ऑटोनोमस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो देश में विख्यात है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल जो कि 5 साल से वहां कार्यरत हैं, उनको 5 साल के बाद नियुक्ति के अधिकार उनको नहीं दे रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। यहां पर वाइस चांसलर उन्हें नियुक्ति के अधिकार नहीं दे रही है, प्रमोशन रोक दिए गए हैं। वहां पर लगभग 100 फैकल्टी मेंबर्स के पोस्ट वेकेंट हैं। कहां पर? जो देश का सबसे सर्वमान्य, मैं तो हरदीप पुरी साहब से कहूंगा कि आप जरा इसको देखिए कि सेंट स्टीफन के साथ क्या हो रहा है। हिंदू कॉलेज के, वो हिंदू कॉलेज के हो तो आपकी राइवलरी भले हो सकती है सेंट स्टीफन के साथ। तो बस इसमें निवेदन करता हूं कि इसमें 100 पद खाली। इसी प्रकार से JNU के अंदर भी, जो कि देश का एक प्रमाणित और विख्यात इंस्टीट्यूशन है, वहाँ 150 फैकल्टी मेंबर्स के प्रमोशन केस पेंडिंग है। 30 फैकल्टी एलिजिबल एसोसिएट प्रोफेसर अब भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं। 30 फैकल्टी एलिजिबल प्रोफेसरशिप के लोग अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं। 50 फैकल्टी एलिजिबल फॉर प्रोफेसरशिप के वो अभी भी एसोसिएट प्रोफेसर बने हैं। यानी कि कुछ तो ऐसे लोग हैं कि उनके छात्र वो उनके सीनियर हो गए। ये हालत है JNU की, क्योंकि JNU एक ऐसी संस्था है जो गरीबों को, गरीब परिवार के बच्चों को उच्च श्रेणी की शिक्षा देती है, जिसके साथ ये समझौता किया गया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन पहले ग्रांट दिया करता था, लोन नहीं देता था। अब नीति परिवर्तित की गई है और हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथॉरिटी का गठन किया गया है। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अब कोई ग्रांट नहीं देगा। हैफा के माध्यम से आप लोन लीजिए, और लोन लीजिए यानी कि लोन पटाइए। अब लोन पटाने के लिए उनको तो फीस बढ़ानी पड़ेगी। फीस जब बढ़ानी पड़ेगी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो फीस बढ़ाएंगी और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को भी बढ़ानी पड़ेगी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को जो अधिकार था ग्रांट देने का, वो कायम रखना चाहिए। अब स्कॉलरशिप्स में भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप पेमेंट्स जो कि मिलना चाहिए, वो महीनों तक उनको नहीं मिल पाते हैं। नेशनल लिविंग साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो कि बजट के कमी कारण बंद कर दी गई है। NST-SC जो कि स्कॉलरशिप और ग्रेड 9 के बच्चों को प्रोत्साहन देता था, वो भी बंद कर दिया गया। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कि लॉन्च हुई थी, उसको भी 2020 से समाप्त कर दिया गया। अब माननीय सभापति महोदय, कभी भी कोई टैक्स सरकारी यूनिवर्सिटीज़ पे नहीं लगता था।
अब जीएसटी आने के बाद सरकारी यूनिवर्सिटी से भी जीएसटी ली जा रही है। सरकारी 18% शिक्षा बेचने की ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये। इसी के साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा ये सुझाव है कि टेक्स्ट बुक और रिसर्च के जो भी इक्विपमेंट और सामान है और सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर जीएसटी और सारे टैक्सेस माफ होना चाहिए, हम लोग डिमांड करते हैं। रिसर्च पर भी विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले एक ज़माने में जितना रिसर्च पर खर्च होता था वो रिसर्च धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 9% शेयर जो इंडिया का एक्सपेंडिचर था रिसर्च डेवलपमेंट पे यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें भी कमी की गई है। नीति आयोग ने खुद ने ये रिपोर्ट दी है कि इसमें इनोवेशन और कमर्शियल रिसर्च पर ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता है, जो कि नहीं हुआ है। 2021-22 में स्टेट यूनिवर्सिटी को 40% पीएचडी स्टूडेंट्स को ये दिया जाता था, लेकिन अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को इसमें लाभ नहीं दिया जा रहा है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय कि इस बारे में रिसर्च में जो हमारे रिसर्च साइंटिस्ट हैं जिनको पेटेंट की राशि मिलती है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। एज एन इंसेंटिव उनको अपने पेटेंट से रॉयल्टी मिलती है, उसको रखने के लिए मौका दिया जाना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, आई विल कंक्लूड। हालांकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका प्रयास, सबका साथ, लेकिन करते हैं कुछ लोगों का विकास। शिक्षा के अंदर भी आप देखेंगे सांप्रदायिक रंग दिए जाने के संकेत हैं, करिकुलम में भी सांप्रदायिकता के संकेत है, नियुक्ति में भी भेदभाव किया जा रहा है। अब आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं, आप जब तक सुशिक्षित भारत नहीं बनाएंगे तब तक विकसित भारत नहीं होने वाला, माननीय सभापति महोदय। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज हालत यह है कि 1947 में 2 देश आज़ाद हुए, एक पाकिस्तान हुआ और एक भारत हुआ। पाकिस्तान ने कौन सा रास्ता चुना? थियोक्रेटिक, यानी कि थियोक्रेटिक स्टेट चुना जो धर्म के आधार पर था। आज की हालत देख ली, उसकी हालत क्या है। दूसरी तरफ भारत ने लिबरल मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेसी चुनी और आज हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। इसलिए साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि विचारधारा की लड़ाई हमारी है और माननीय सभापति जी, विचारधारा के आधार पर यही देश में आज संघर्ष चला हुआ है, जिस संघर्ष में हम पूरे तरीके से उन लोगों के साथ हैं जो पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास और सब लोगों एक साथ लोग के काम करेंगे और सबको सुशिक्षित करेंगे, एक्सेस देंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, तब हम लोग उसमें विकास कर पाएंगे। आखिर में मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं, हमारे पुरी साहब, हरदीप पुरी साहब इस बारे में ध्यान रखते होंगे। एक पाकिस्तान की मशहूर शायरा है फहमीदा रियाज ने जब यहाँ की घटनाएं देखी तो उन्होंने एक कविता पढ़ी, नज़्म लिखी। उस नज़्म में कुछ मैं पैरा आपको बताता हूँ। तुम भी बिल्कुल हम जैसे निकले, यानी कि पाकिस्तान की शायरा कह रही है, भाई भारतीय तुम भी हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छिपे थे भाई। वो मूर्खता, वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गंवाई, यानी कि एक सदी पाकिस्तान ने गंवा दी, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे। अरे बधाई, बहुत बधाई। ये हालत आपकी विचारधारा ने, आपके 11 साल के शासन ने और आपकी 2020 की शिक्षा नीति करने जा रही है, इसलिए हम आप इसका विरोध करते हैं। धन्यवाद।